हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शकील अहमद स्वागत करता हूं आपका एकेडमिया क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे। डेली करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं, जिसमें हम 20 मई से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें रही हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सब की चर्चा करेंगे इस सेशन में। लेकिन अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर मिल जाए। और इसके अलावा जो हम वेरियस सीरीज आपके लिए लेकर आते हैं अपने चैनल पे, उसके लिए भी आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। अगर आपका कोई सजेशंस होता है, आप कोई नया कंटेंट चाहते हैं, कुछ नई चीजें हमसे चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपके लिए चीजें प्रोवाइड जरूर करवाएंगे। ओके, आज की न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। पहली न्यूज है संवेदना। संवेदना क्या है? पहली बात तो ये करें कि संवेदना एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है, हेल्पलाइन है, एक टोल फ्री हेल्पलाइन है। किन लोगों के लिए? उन बच्चों के लिए जो कोविड के दौर में इससे प्रभावित हैं, है ना। कोविड-19 की वजह से इस दौरान उनको कोई मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम्स आ रही है, डिप्रेशन में है, चीजें मतलब कंफ्यूजन है, और अपनी हेल्थ को लेके, अपने एजुकेशन को लेके, दूसरी चीजों को लेके, अपने मेंबर्स जो उनके घर में अगर कोई कोविड पॉजिटिव है तो उनको लेके जो माइंड में साइकोलॉजिकल चीजें चलती रहती है, उनके लिए एक हेल्पलाइन है बच्चों को इससे बाहर निकालने के लिए। बेसिकली कहा जाए तो बच्चों के मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकली और भावनात्मक इमोशनली सपोर्ट के लिए ये एक हेल्पलाइन है, फ्री टोल फ्री हेल्पलाइन है, जिसको नाम दिया गया है संवेदना। किसके द्वारा शुरू की गई है? तो शुरू ये की गई है जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिनियम आयोग, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, इसके द्वारा शुरू की गई है। और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग काम करता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत। तो अगर आपसे इनडायरेक्टली ये पूछ लिया जाए कि संवेदना टोल फ्री हेल्पलाइन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबंधित है, तो बिल्कुल ये इनडायरेक्टली संबंधित है, क्योंकि इसी मंत्रालय के अंतर्गत एक आयोग काम करता है जो बच्चों के अधिकारों का संरक्षण के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है। ये आयोग है, इसके द्वारा ये हेल्पलाइन शुरू की गई है। ओके, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है संवेदना के बारे में ना पूछ के कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग कौन से मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, तो यह है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत। अब बात करें, टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर हो गई, किसने शुरू किया ये पता चल गया, कौन से मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है ये भी पता चल गया। अब इसकी अपने आप में एक फुल फॉर्म है, और फुल फॉर्म क्या है? Sensitizing action on mental health vulnerability through emotional development and necessary acceptance। देखिए, बहुत बड़ा नाम है, आप याद नहीं भी रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको बता दूं, और मैं आपको यहाँ पे नाम इसका बता दे रहा हूं। sensitizing action on mental health vulnerability through emotional development and necessary acceptance। ओके, ये इसका पूरा नाम है सेंसिटाइजिंग एक्शन ऑन मेंटल हेल्थ वल्नरेबिलिटी थ्रू डेवलपमेंट एंड नेसेसरी एक्सेप्टेंस थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट। यहाँ पे ये इमोशनल छोड़िए, इमोशनल डेवलपमेंट।
ठीक है, नाम आपको रटना नहीं है, रटने नहीं बैठना है, जब कभी रिवीजन करो तो एक बार पूरा नाम पढ़ लो, बाकी ठीक है काम हो जाएगा। फिर अगर बात करें ये टोल फ्री नंबर वगैरह का, ये हो गया। फिर एक स्टडी की बात करते हैं। स्टडी किसने की है? WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व श्रमिक संगठन है ना, इन दोनों के द्वारा एक स्टडी की गई और ये वाली स्टडी प्रकाशित हुई कहाँ पे? एक मैगजीन में प्रकाशित हुई और इस मैगजीन का नाम है एनवायरनमेंट इंटरनेशनल। तो ये स्टडी क्या कहती है? इस स्टडी का कोई नाम नहीं रखा गया है ना, एक बुक, एक मैगजीन है एनवायरनमेंट इंटरनेशनल, इसके अंदर एक WHO और ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, दोनों के द्वारा मिलके एक अध्ययन किया गया, एक रिसर्च की गई, ये छापी गई एनवायरनमेंट इंटरनेशनल नामक मैगजीन में। तो ये क्या कहती है ये स्टडी? ये जो स्टडी जिसे हम अध्ययन कहेंगे हिंदी में, ये अध्ययन ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति, देखिए नॉर्मली हफ्ते में कितने घंटे काम किया जाता है? 35 से 40 घंटे काम करता है एक पर्सन। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हफ्ते में इससे ज्यादा काम करता है, यानी 55 घंटे या इससे ज्यादा अधिक काम करता है, वर्क करता है, अधिक काम करता है, तो उसको उसकी मृत्यु के एक तो स्ट्रोक से और एक हृदय की बीमारी से, है ना, हृदय की बीमारियां या स्ट्रोक से मरने का खतरा बढ़ जाता है। यानी अगर कोई व्यक्ति एक सप्ताह में 55 घंटे या उससे ज्यादा काम करता है तो स्ट्रोक से 35% अधिक, मतलब नॉर्मली जितने लोग स्ट्रोक से मरते हैं तो ये चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कि वो स्ट्रोक से उसकी मौत हो जाएगी या कोई उसको हार्ट से रिलेटेड बीमारी हो जाएगी और 17% अधिक उसके मरने की चांसेस हो जाएंगे। बेसिकली इस स्टडी को आप इस तरह से याद रखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति हफ्ते में 55 घंटे इससे ज्यादा काम करता है तो उसकी मौत होने के चांसेस ज्यादा हैं। यानी वो अपनी एक जो एवरेज उम्र होती है जब तक कोई एक पर्सन जीता है उससे जल्दी उसकी मृत्यु होने के चांसेस हैं। और ये स्टडी ये बताती है कि अधिक काम करने की वजह से, इसी तरह से अधिक काम करने की वजह से 2016 में 7,45,000 लोगों की जान चली गई, लोगों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इस वजह से अधिक काम करने की वजह से या तो उनको स्ट्रोक हो गया, है ना, हृदय ने काम करना ही बंद कर दिया, या फिर उनको हृदय से संबंधित कोई बीमारी हो गई। तो इन दोनों की वजह से 2016 में अधिक काम किया, 55 घंटे से ज्यादा काम किया तो 7,45,000 लोगों की मौत हो गई। तो ये हमें बताता है कि जो फैक्ट्रीज और दूसरी वेरियस जो मैनेजमेंट होते हैं, जो कारखाने वगैरह होते हैं, उन पर लेबर से जो ज्यादा काम करवाया जाता है ना, जरूरत से ज्यादा उनको प्रेशराइज किया जाता है कि आपको काम करना ही है, इतना काम आपको करना ही है। तो ये जबरदस्ती काम करवाना, या अगर कोई व्यक्ति पैसे के लालच में जरूरत से ज्यादा काम करता है तो उसकी हेल्थ को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचता है और उसकी मृत्यु जल्दी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्टडी किसने की थी? WHO ने। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ILO ने, ILO का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दोनों का हेडक्वार्टर जिनेवा में है, जो स्विट्जरलैंड में है। इसके अलावा ILO प्रत्येक 1 मई को, हर वर्ष 1 मई को क्या मनाता है? अंतरराष्ट्रीय विश्व दिवस, है ना, सॉरी, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस, विश्व श्रमिक दिवस मनाता है ILO हर वर्ष 1 मई को। WHO के प्रमुख की आपको बात करें तो टेड्रोस अधानोम है, टेड्रोस अधानोम, और ये कहाँ के हैं? ये इथियोपिया के हैं। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, इतनी बात हो गई। फिर आगे बात करें। अब देखिए ये स्टडी कहती है ज्यादा काम करने से मरने की संभावना थोड़ी जल्दी आदमी के मरने का वो हो जाता है, लेकिन ये नहीं कहती कि ज्यादा पढ़ने से भी मौत होती है। तो आपको पढ़ते रहना है, ये नहीं है कि ज्यादा काम करने से
आप पढ़ाई कर रहे हो, घर पे बैठे हो, अच्छा सा आपके पास सारी फैसिलिटीज है, आपको बस एक जगह अपना माइंड कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करनी है। तो पढ़ाई करने के लिए मना नहीं करता ये, है ना। तो पढ़ाई तो आपको दिल लगा के तब तक करनी है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। अब चाहे वो 8 घंटे पढ़ो, आपको 10 घंटे पढ़ना पड़े तो भी पढ़ना चाहिए, और 12 घंटे अगर आप पढ़ सकें तो भी पढ़ना चाहिए, लेकिन स्मार्ट स्टडी करें। कम भी पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे कि वो हमें कुछ प्रोडक्शन निकल के आए उसका, है ना, उसकी प्रोडक्टिविटी निकल के आए। तो पढ़ाई भी करनी है, अच्छे से भी करनी है, और स्मार्ट स्टडी करनी है। फिर बात करते हैं एक अवार्ड की, स्टार एक्सपोर्ट हाउस अवार्ड, और ये मिला है किसको और किसके द्वारा दिया जाता है, ये दोनों चीजें आपको पता हो। पहली बात करेंगे किसके द्वारा दिया जाता है, और दूसरी बात करेंगे किसको मिला है, किसे मिला है। तो मिला है जो, वो है श्री मालानी फॉर्म्स प्राइवेट लिमिटेड, एक गद्दा बनाने वाली कंपनी है भारत की, श्री मालानी फॉर्म्स प्राइवेट लिमिटेड, इसको दिया गया है स्टार एक्सपोर्ट हाउस अवार्ड। और ये दिया किसके द्वारा जाता है, ये हमारी भारत सरकार का जो वाणिज्य मंत्रालय है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, इसके द्वारा ये दिया जाता है। तो किसके द्वारा दिया जाता है ये भी आपको पता हो, किसको मिला है ये भी आपको पता हो, श्री मालानी फॉर्म्स प्राइवेट लिमिटेड। ओके, अगली बात करते हैं SBIRS जियो 5 सैटेलाइट। तो क्या है, एक उपग्रह है, एक सैटेलाइट है। ओके, दूसरी बात किसने लॉन्च किया है, लॉन्च किया है अमेरिका की स्पेस फोर्स ने, यूएस की स्पेस फोर्स, नासा के द्वारा नहीं, ध्यान रहे, यूएस की स्पेस फोर्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। क्या है तो सैटेलाइट है, और इसका फुल नाम ये है स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम जियोसिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट, यानी पृथ्वी के अर्थ ऑर्बिट पे चक्कर लगाने वाली जियोसिंक्रोनाइज एक सैटेलाइट है जिसको लॉन्च किया है स्पेस फोर्स ने। किसकी स्पेस फोर्स, अमेरिका की स्पेस फोर्स। कौन सा रॉकेट यूज किया गया है, देखिए रॉकेट आपसे जरूर पूछ लिया जाता है, जो रॉकेट यूज किया गया है वो है एटलस 5। ओके, एटलस 5 के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। कुछ रॉकेट्स आपको याद होने चाहिए, जैसे इंडिया कौन से रॉकेट्स यूज करता है, इंडिया जो यूज करता है वो एक तो GSLV है, एक PSLV है। चाइना कौन से यूज करता है, चाइना के रॉकेट का नाम आपको पता हो, चाइना लॉन्ग मार्च यूज करता है। अमेरिका USA कौन सा यूज करता है, USA एटलस यूज करता है। लेकिन आपको ये भी पता हो USA की एक कंपनी है स्पेस एक्स, है ना, एलन मस्क की कंपनी है, स्पेस एक्स यूज करती है फाल्कन रॉकेट्स को। तो ये भी आपको पता हो चीजें, ये भी आपको एक स्टेप बढ़िया बनाती है, एक स्टेप स्मार्ट बनाती है दूसरों से। फिर बात करें राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की स्थापना बेसिकली हुई थी 1954 में, और ये भी चर्चा में इसलिए है क्योंकि इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है, और वो ऐप है ऑडियो विजुअल गाइड ऐप, ऑडियो विजुअल गाइड ऐप। तो आपसे पूछा जा सकता है ऑडियो विजुअल गाइड ऐप के बारे में, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के द्वारा ये शुरू किया गया ऐप है। फिर बात करते हैं अगली हेडिंग पर, कोविड-19 से मृत्यु होने पर वित्तीय सहायता देगी दिल्ली की सरकार मतलब अरविंद केजरीवाल की सरकार। और ये इन्होंने किस तरह से ये सहायता देने का काम किया है, इन्होंने कहा है अगर कोई पेशेंट कोविड-19 से मृत्यु होती है उसकी, तो उसके परिवार को दिल्ली सरकार सहायता देगी। कितनी राशि की, उसके परिवार को मिलेंगे 50,000 रुपए। ओके, दूसरी बात इन्होंने कही, मान लो अगर कोविड-19 से कमाने वाले की मृत्यु हो जाए, घर में कमाने वाला था और उसी की मृत्यु हो गई, तो दिल्ली सरकार क्या करेगी, हर माह उसको 2500 रुपए प्रोवाइड कराएगी परिवार को।
ठीक है, मान लो किसी बच्चे के माता पिता की मृत्यु हो गई कोविड-19 से, अनाथ हो गया, तो फिर उस बच्चे को या जो भी बच्चे हैं वहां पे, एक है या एक से ज्यादा हैं, उन बच्चों को जब तक वो 25 साल के नहीं हो जाते, 25 वर्ष के होने तक 2500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे और उसको क्या निशुल्क शिक्षा भी प्रोवाइड करवाई जाएगी, निशुल्क शिक्षा भी उसको प्रोवाइड की जाएगी। तो इस तरह से ये प्रावधान किए दिल्ली सरकार ने कोविड-19 से मृत्यु होने पर लोगों को वित्तीय सहायता देने के लिए। आपको पता है पूरे भारत में ऑक्सीजन की शॉर्टेज के चलते काफी मौतें हुई, तो आंध्र प्रदेश अपने राज्य के अंदर ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने के लिए एक नई नीति लेके आया है। तो पहले तो इस नीति की बात करें कि इस नीति का नाम क्या है। नीति का नाम है आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल गैसेस एंड मेडिकल ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2021-2022। ओके, ये नई पॉलिसी लेके आया है। कितने साल की पॉलिसी है सर? 1 वर्ष की पॉलिसी है। 1 वर्ष में इनको ये काम करना है। इस पॉलिसी के अंतर्गत ये ऑक्सीजन प्लांट लगाने हैं। ठीक है, क्या करेंगे? अभी जो आंध्र प्रदेश सरकार का ऑक्सीजन क्षमता है, ऑक्सीजन क्षमता अभी 360 मीट्रिक टन है ना, उत्पादन क्षमता, गैस की उत्पादन क्षमता। इस नीति के द्वारा 1 साल में ये क्या करना चाहते हैं? अपनी उत्पादन क्षमता को 700 मीट्रिक टन तक पहुंचाना चाहते हैं। ओके, तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा नई ऑक्सीजन प्लांट से रिलेटेड नीति लाई गई है। कितने साल की होगी? 1 साल की नीति होगी। ये अपनी उत्पादन क्षमता को कितना करना चाहते हैं? अभी 360 मीट्रिक टन है, 700 मीट्रिक टन ये करना चाहते हैं। आंध्र प्रदेश के अगर सीएम की बात करें तो YSR जगनमोहन रेड्डी यहाँ के सीएम हैं, और आपको पता है इनको स्कॉच सीएम ऑफ द ईयर भी चुना गया था इस बार। YSR जगनमोहन रेड्डी यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर की अगर आप बात करते हैं तो विश्वभूषण हरिचंदन विश्वभूषण हरिचंदन गवर्नर हैं। ओके, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग है हमारी 2020 का मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज। तो वही बात, प्राइज कौन देता है और किसे मिला है। तो ये पिक में आप 2 पर्सन्स नजर आ रहे हैं, 2 वैज्ञानिक कह सकते हैं हम इन्हें, 2 वैज्ञानिक नजर आ रहे हैं, दोनों ब्रिटेन के हैं। ध्यान रहे, दोनों ब्रिटेन के। एक तो परमानेंट प्रॉपर ब्रिटेन के हैं, एक भारतीय मूल के हैं लेकिन है ब्रिटिश लेकिन भारतीय मूल के हैं। तो पहली बात करते हैं कि कौन देता है। तो देने वाली जो संस्था है उनका नाम है टेक्नोलॉजी एकेडमी फिनलैंड के द्वारा ये दिया जाता है। ओके, दूसरी बात, प्रत्येक 2 वर्ष में दिया जाता है, हर साल नहीं, प्रत्येक 2 वर्ष में, यानी 2 सालों में एक बार ये प्राइज दिया जाता है। सबसे पहले कब दिया गया था, यानी इसकी शुरुआत कब से हुई? शुरू हुआ ये 2004 से, उसके बाद में ये दिया जाता है। अब बात करते हैं कि किसको मिला। तो ये मिला है 2 पर्सन को। एक पर्सन का नाम है शंकर बाला सुब्रमण्यम और दूसरे पर्सन का नाम है डेविड क्लेनरमैन। ओके, इन दोनों को मिला है, दोनों ने साथ काम किया है। किस फील्ड में काम किया है, क्यों दे दिया इनको अवार्ड? इनको अवार्ड दिया है डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए काम करने के लिए, डीएनए सीक्वेंसिंग पर काम करने के लिए इनको अवार्ड दिया गया है। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। शंकर बाला सुब्रमण्यम का नाम आप जरूर ध्यान रखें क्योंकि भारतीय मूल के हैं और एग्जाम में इनका नाम पूछा जा सकता है। ठीक है, डेविड क्लेनरमैन का भी नाम अगर आप याद रख लोगे तो कोई नुकसान होने वाली बात नहीं है। फिर बात करें सीलाकैंथ की।
सीलाकेंथ क्या है? एक फिश है। इसको आप पढ़ोगे क्या? सीलाकेंथ। सीलाकेंथ एक प्रकार की मछली है जिसे काफी समय से विलुप्त घोषित कर दिया गया था। यूं माना जाता था कि ये अब दुनिया से विलुप्त हो चुकी है, अब हमें ये नजर नहीं आने वाली है। ये जो पिक में आपको नजर आ रही है ना, सीलाकेंथ फिश है, ये देखिए कितनी प्यारी सी है। लेकिन सीलाकेंथ को अभी हाल ही में हिंद महासागर में देखा गया है, हिंद महासागर में जीवित इसको देखा गया है। तो एक अच्छी बात है, एक ऐसा प्राणी जिसे हम क्या समझते थे? विलुप्त समझते थे, उसे हिंद महासागर में बिल्कुल जीवित अवस्था में देखा गया है। तो इनको बचाने के लिए अब काम किया जा सकता है और इनकी संख्या को बढ़ाया जा सकता है। तो सीलाकेंथ फिश है, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। सीलाकेंथ की अगर IUCN के स्टेटस की बात करें तो अत्यंत संकटग्रस्त है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रिटिकली एंडेंजर्ड, यानी अत्यंत संकटग्रस्त है। IUCN आपको पता है स्टेटस देता है जानवरों को उनके स्टेटस के हिसाब से कि वो दुनिया में कितने बचे हैं, उनकी संख्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो ये बात ही। अगर इसका वैज्ञानिक नाम भी हम पता कर लें तो हमें क्या नुकसान होने वाला है भाई? तो वैज्ञानिक नाम क्या है सीलाकेंथ का? सीलाकेंथ का वैज्ञानिक नाम है लेटिमेरिया चेलुमनी। ओके, ये इसका वैज्ञानिक नाम है और इतनी प्यारी सी फिश है, तो आपको ध्यान इसके बारे में रखना है। पिक देख के पढ़ते हो तो चीजें थोड़ी सी ज्यादा आसानी से याद रह जाती है। अगली बात करते हैं फेक बस्टर डिटेक्टर की। फेक बस्टर क्या है? एक डिटेक्टर है, यानी जो ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं ना हमारे साथ, ऑनलाइन फ्रॉड, इनका पता लगाने के लिए एक क्या कह सकते हैं, इक्विपमेंट, एक चीज बनाई गई है और उसका नाम है फेक बस्टर। ये पता लगा लेगा ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में। इसके अलावा सोशल मीडिया पे जो चीजें एडिट करके डाल दी जाती है, फ्रॉड किया जाता है सोशल मीडिया पर, जो फ्रॉड किए जाते हैं, जैसे समझो कि कोई वीडियो उसमें थोड़ी सी एडिटिंग करके उसको गलत तरह से पेश किया जाता है, तो उसको पहचान लेता है फेक बस्टर डिटेक्टर, है ना। तो ये अच्छी खबर है, अच्छी चीज है और इससे साइबर क्राइम्स रोकने में मदद मिलेगी। किसने इसका विकास किया है? तो इसका विकास किया है एक तो हमारे पंजाब की जो IIT है, IIT रोपड़ ने, और IIT रोपड़ ने किसके साथ मिलकर काम किया है? एक मोनाश यूनिवर्सिटी है, मोनाश यूनिवर्सिटी, और मोनाश यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया की। ओके, तो ऑस्ट्रेलिया के मोनाश यूनिवर्सिटी के साथ में मिलकर IIT रोपड़ ने इसका विकास किया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। IIT रोपड़ के बारे में अगर हमने पिछले बार बात की थी, अगर आपको याद हो तो आपको पता होगा कि एक इको फ्रेंडली शवदाह प्रणाली भी बनाई थी IIT रोपड़ ने। इको फ्रेंडली शवदाह प्रणाली, जिसमें जो शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है उसके अंतर्गत जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है वो नुकसान नहीं पहुंचेगा, है ना। फिर बात करते हैं हौसला हाई रख अभियान की। तो रेडियो FM के द्वारा शुरू किया गया है और डायरेक्ट अगर ज्यादा डीप में जाएं तो आप ध्यान रखें 93.5 FM इसके द्वारा शुरू किया गया है हौसला हाई रख अभियान। इसमें क्या किया जाएगा? कोविड-19 से जो मायूसी छा रखी है हमारे समाज के अंदर, तो 93.5 FM पे ऐसा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप रिफ्रेशमेंट फील करें, है ना, आप हंसें, आप मुस्कुराएं, चीजें आपके लिए बेहतर कर सके। तो ये 93.5 रेड FM जिसे हम कहते हैं, 93.5 रेड FM के द्वारा शुरू किया गया है। इसके लिए उन्होंने एम्बेसडर भी बनाए या मुख्य चेहरा जिसे हम कहें, इसके लिए काम करेंगे कौन? 2 चेहरे आपको मिलेंगे, एक तो सुरेश रैना। इस अभियान का चेहरा किसको बनाया गया है? एक तो सुरेश रैना है और एक शेखर, सिंगर है ना, शेखर रौजियानी। जो विशाल और शेखर हैं, कंपोजर हैं, म्यूजिक कंपोजर हैं, उनमें से एक जो सेकंड पर्सन है शेखर रौजियानी, वो भी हैं इसके एम्बेसडर। तो ये बात आपको ध्यान में रहे। अगली तरफ चलते हैं, हिट कोविड ऐप। हिट कोविड ऐप ये यहाँ पे पिक में आप समझ जाएंगे देख के किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? बिहार की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है हिट कोविड ऐप। हिट का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना चाहिए, होम आइसोलेशन
ट्रैकिंग, होम आइसोलेशन ट्रैकिंग ऐप। तो जो लोग होम आइसोलेट हैं, कोविड-19 से प्रभावित है और अपने घरों में आइसोलेट हो रखे हैं, उन लोगों तक हेल्प के लिए, उन तक चीजें पहुंचाने के लिए, सुरक्षा पहुंचाने के लिए और बाकी चीजों के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है बिहार की सरकार के द्वारा। बिहार सरकार की अगर बात करेंगे तो नीतीश कुमार यहाँ के सीएम है। पिछले कई सालों से एक पीढ़ी गुजर गई, किसी को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। हर एग्जाम में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ही रहे हैं। और गवर्नर की अगर बात करेंगे तो गवर्नर है फागू चौहान। फागू चौहान है यहाँ के गवर्नर, पटना है राजधानी। फिर बात करें मोमा मार्केट। मोमा मार्केट दरअसल ये जो आपको लोगो नजर आ रहा है यही है मोमा मार्केट, और इसका फुल फॉर्म क्या है मोमा का? मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी। मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी, ये है इसका फुल फॉर्म। तो आपको समझ में आ गया होगा ये लॉन्च किसने किया है? लॉन्च किया है मणिपुर सरकार के द्वारा। मणिपुर सरकार के द्वारा, और मणिपुर में ताजी सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए इसको लॉन्च किया गया है। जो ताजी सब्जियां हैं होम डिलीवरी के लिए इसे लॉन्च किया गया है। ओके, मणिपुर की अगर बात करें तो सीएम कौन है? सीएम है एन बीरेन सिंह, और नजमा हेपतुल्ला यहाँ की गवर्नर है। लोकटक झील आप नहीं भूलेंगे। लोकटक झील मणिपुर में है, मीठे पानी की उत्तर पूर्वी भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है लोकटक झील, है ना। तो ये मणिपुर में है, तो इसके बारे में आपको याद होना ही चाहिए। इसके अंदर एक राष्ट्रीय पार्क है, नेशनल पार्क, जिसे हम क्या कहते हैं? केबुल लामझाओ नेशनल पार्क, और ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ये बात आपको पहले से पता होगी, नहीं है तो आप अभी इसको नोट कर लेंगे। फिर अगली बात करते हैं सुजुकी मोटरसाइकिल की। जो इंडिया में कंपनी है, यानी सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के नए कंपनी हेड बनाए गए हैं सतोशी उचिदा को। ये आपको नजर आ रहे हैं सुजुकी पे बैठ के जो पोज दे रहे हैं बढ़िया सा, यही है सतोशी उचिदा। जापान की कंपनी है बेसिकली सुजुकी मोटरसाइकिल। इंडिया में जो कंपनी, उसके कंपनी हेड बना दिए गए हैं सतोशी उचिदा। ये बात आपको ध्यान में रहे। फिर एक बुक की बात करते हैं। बुक का क्या नाम है? बुक का नाम है ब्रोकरिंग पीस इन न्यूक्लियर एनवायरनमेंट्स, यूएस क्राइसिस मैनेजमेंट इन साउथ एशिया। ये जो पर्सन है इनका नाम है मोइद डब्ल्यू यूसुफ, और ये अभी वर्तमान में पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। ओके, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पाकिस्तान के नियुक्त किए गए हैं मोइद डब्ल्यू यूसुफ। तो मोइद डब्ल्यू यूसुफ जब न्यूज में है तो इनकी एक मोस्ट इंपोर्टेंट बुक भी न्यूज में आती है, ब्रोकरिंग पीस इन न्यूक्लियर एनवायरनमेंट्स, यूएस क्राइसिस मैनेजमेंट इन साउथ एशिया। तो ये इन्हीं की बुक है मोइद डब्ल्यू यूसुफ की। वर्तमान में न्यूज में इसलिए हैं क्योंकि पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाए गए हैं, इसलिए आपको इनके बारे में पता हो। इनकी फोटो अच्छे से देख लीजिए। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, अजीत डोभाल। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही है। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें अच्छी लगी होगी। पसंद आता है सेशन तो लाइक करें, डिसलाइक अगर आप करते हैं तो एक कारण बता दें कि आपको क्यों चीजें अच्छी नहीं लगी, क्या सजेशंस हो सकते हैं आपके, वो बता दें ताकि सेशंस को आपके लिए और बेहतर बनाया जा सके। हम कोशिश करते हैं कि हर आने वाला सेशन पिछले सेशन से बेहतर हो। फिर भी आपके कोई सजेशंस होते हैं तो आप जरूर दें। दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, शेयर जरूर करें ताकि एक बेहतरीन कंटेंट तक
हर एक की पहुंच बन सके। देखिए हमारा जो टारगेट होता है वो ये नहीं है कि आपको वन लाइनर क्वेश्चन बता के आगे बढ़ा दिया जाए, जैसा कि मैक्सिमम टाइम दूसरी जगहों पे होता है। हमारा ये होता है कि अगर कोई टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं तो उसकी एनालिटिकल स्टडी की जाए, ताकि ना सिर्फ आपके ज्ञान में, आपकी समझ में भी वृद्धि हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी के स्वास्थ्य की कामना करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब घर पे हैं, सुरक्षित हैं और पढ़ रहे हैं। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं खत्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच।